एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो था परपजीव सैम्पलिंग, जिसके पार्ट 1 में हमने इसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड टाइप्स डिस्कस कर लिए थे कि परपजीव सैम्पलिंग होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, परपजीव सैम्पलिंग के टाइप्स क्या है। आज हम इसके पार्ट 2 में इसके आगे का डिस्कस करेंगे। आज हम देखने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परपजीव सैम्पलिंग, यानी परपजीव सैम्पलिंग के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो सबसे पहला है इंटेंशनल सिलेक्शन। पार्टिसिपेंट्स आर चूजन डिलाइबरेटली बेस्ड ऑन देयर नॉलेज, एक्सपीरियंस आर पर्सपेक्टिव्स। तो जिनको नहीं पता है पहले मैं बता देती हूँ। पर्पजीव सैम्पलिंग का मतलब ये होता है जिनमें हम नाम से समझ में आता है पर्पज। अगर हम कोई सैंपल सेलेक्ट कर रहा है रिसर्चर, तो उसके माइंड में एक पर्पज रहता है, कोई ऑब्जेक्टिव रहता है, उसी बेसिस पे वो सैंपल सेलेक्ट करता है अपने स्टडी के लिए। तो क्या है इंटेंशनल सिलेक्शन, मतलब जो भी हम पार्टिसिपेंट या सैंपल को सिलेक्ट करते हैं हमारी रिसर्च के लिए, तो वो किस पे, उस पर जो रिसर्चर होता है उसका ओपिनियन होता है, वो अपने नॉलेज पे, अपने उसके एक्सपीरियंस के बेस पे, या उसका क्या पर्सपेक्टिव है उस सैंपल को लेकर, उसका क्या ओपिनियन, उस बेसिस पे वो सैंपल सेलेक्ट करते हैं। मतलब सैंपल ऐसे ही रैंडम किसी भी पर्सन को सैंपल सेलेक्ट नहीं किया जाता है परपजीव सैम्पलिंग में। नॉलेज, जो रिसर्चर की जो नॉलेज होती है, जो उसका एक्सपीरियंस होता है कि अगर वो ये सैंपल सेलेक्ट करेगा तो उसकी रिसर्च इफेक्टिव होगी, उस बेसिस पे वो सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है नॉन रैंडम। Unlike random sampling, purposive sampling does not aim to represent the entire population statistically। मतलब purposive sampling में random sampling की तरह हम ये नहीं करते कि पूरे पॉपुलेशन को एक साथ में लिया और उसकी स्टडी की और डाटा कलेक्ट किया। इसमें हम वो स्पेसिफिक पॉपुलेशन में से, मतलब अगर बहुत सारे लोग हैं उनमें से अगर हमें कोई सैंपल सेलेक्ट करना है तो उसके कोई कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स रिसर्चर के माइंड में रहता है कि हमारा जो सैंपल होगा उसके ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, उसी बेसिस पे हम सेलेक्ट करते हैं वो। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव फोकस। ऑफन यूजिंग क्वालिटेटिव रिसर्च टू गैदर इन डेप्थ इंसाइट एंड रिच डाटा। मतलब जो परपजीव सैम्पलिंग का थर्ड पॉइंट है हमारा, क्वालिटी पे फोकस किया जाता है। मतलब जो हम क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, रिसर्च भी दो टाइप की होती है, एक क्वालिटी बेस्ड होती है और एक क्वांटिटी बेस्ड होती है। तो जो हमारी परपजीव सैम्पलिंग होती है वो क्वालिटी पे बेस्ड होती है। क्वालिटी पे बेस करके हम रिसर्च करते हैं, जिससे हमें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जो भी जिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट पे लेकर हमारी रिसर्च, उसका एकदम डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल सके और हमारे पास सफिशियंट अमाउंट में डाटा हो। तो ये हो गया थर्ड पॉइंट, क्वालिटेटिव फोकस। तो पहले जो सैंपल सेलेक्ट करेंगे उसका एक इंटेंशन से सिलेक्ट करते हैं, कोई भी रैंडम सैंपल सेलेक्ट नहीं कर सकते, क्वालिटी भी फोकस करके सिलेक्ट करते ताकि हमें एकदम डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल सके। नेक्स्ट इसी का पॉइंट हम देखेंगे, एडवांटेजेस ऑफ परपजीव सैम्पलिंग। अगर हम परपजीव सैम्पलिंग कर रहे हैं तो उसके क्या एडवांटेज है। तो पहला वही इन डेप्थ इंसाइट, अलाउ फॉर डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन ऑफ स्पेसिफिक इशू और फेनोमेना। अगर हम परपजीव सैम्पलिंग से स्टडी कर रहे हैं तो हम किसी एक पर्टिकुलर इशू के लेकर एकदम डिटेल से स्टडी कर सकते हैं। एक्सप्लोरेशन मतलब उसकी एकदम अच्छे से जड़ से छानबीन कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक इशू है या फेनोमेना है, अगर हम पर्पज लेके स्टडी कर रहे हैं तो उसकी एकदम डिटेल स्टडी कर लेते हैं। फिर relevant data, ensure that participant have relevant knowledge or experience related to the research question। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो रिसर्चर होता है वो जो सैंपल सेलेक्ट करता है तो अपने एक स्पेसिफिक पर्पज को लेकर सिलेक्ट करता है कि इस सैंपल से उसकी रिसर्च इफेक्टिव होगी। तो ये भी देखा जाता है कि जो हम पार्टिसिपेंट ले रहे हैं अपनी रिसर्च के लिए या जो सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं उसके पास वो उतना नॉलेज या एक्सपीरियंस है कि नहीं जिससे हम अपने जो रिसर्च के क्वेश्चन हैं करें तो उसका आंसर वो दे सके हमें और हमारी रिसर्च इफेक्टिव हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी, इनेबल्स रिसर्चर टू अडॉप्ट देयर सैम्पलिंग स्ट्रेटजी एज द स्टडी प्रोग्रेस। परपजीव सैम्पलिंग में क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। मतलब जो रिसर्चर होता है उसकी जैसे जैसे रिसर्च की स्टडी आगे प्रोग्रेस करती है तो सैम्पल की स्ट्रेटजी अलग अलग कर सकता है या चेंजेस ला सकता है अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग। तो एडवांटेज क्या है कि पहले तो वही कि एक कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक इशू एकदम डिटेल से स्टडी कर सकते हैं, रेलिवेंट डाटा मिलता है क्योंकि जो हम सैंपल सेलेक्ट किए उसके पास नॉलेज और एक्सपीरियंस होता है हमारे रिसर्च से रिलेटेड। फ्लेक्सिबिलिटी है कि जैसे हमारी रिसर्च प्रोग्रेस करती है तो हम सैंपल स्ट्रेटेजी में अगर चेंजेस की ज़रूरत है तो वो भी कर सकते हैं। तो ये एडवांटेज हो गए। नेक्स्ट है इसी के डिसएडवांटेज ऑफ परपजीव सैम्पलिंग। अभी तो हमने एडवांटेज देखी कि परपजीव सैम्पलिंग से क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी तो होंगे।
पर्सनल जजमेंट में लीड टू सैम्पलिंग बायस, क्योंकि पर्पजिव सैम्पलिंग में क्या होता है कि जो हम रिसर्चर होते हैं वो सैंपल खुद से सिलेक्ट करते हैं, तो उस रिसर्चर का जो पर्सनल जजमेंट है वो सैम्पलिंग के लिए बायस भी हो सकता है, मतलब भेदभाव करके हम सैंपल को सिलेक्ट करते, इसको सिलेक्ट किया इसको नहीं किया करके। जजमेंट एरर में अकर एज द रिसर्चर इज़ अ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि रिसर्चर जो है वो एक ह्यूमन बीइंग है, तो नॉर्मल सी बात है कि जजमेंट में एरर भी हो सकती हैं, गलतियाँ भी हो सकती हैं। डिफ़िकल्ट टू डिफेंड द सिलेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट, जो हम पार्टिसिपेंट को सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें उसको डिफेंड करने में उस डिफ़िकल्टी भी आ सकती है। तो पहला क्या है कि हम, क्योंकि रिसर्चर खुद से सैंपल सेलेक्ट करता है पर्पज को लेकर, तो पर्सनल जजमेंट आ जाता है। जजमेंट एरर भी हो सकता है क्योंकि रिसर्चर एक ह्यूमन बीइंग है, और जो हम पार्टिसिपेंट सेलेक्ट करते हैं उनको डिफेंड कर पाना डिफ़िकल्ट हो जाता है कभी कभी रिसर्चर के लिए कि उसने ये पार्टिसिपेंट क्यों सिलेक्ट किए हैं रिसर्च के लिए। तो ये हो गए डिसएडवांटेज ऑफ पर्पजिव सैम्पलिंग। सो हमने ओवरऑल पर्पजिव सैम्पलिंग के बारे में डिस्कस कर लिए है कि क्या इसका इंट्रो था, पर्पजिव सैम्पलिंग की डेफिनेशन क्या है, टाइप्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। आई होप अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।